Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. बाबर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MD-CAT के बारे में। MD-CAT क्या होता है, आप MD-CAT एग्ज़ाम कब दे सकते हो, आप कब तक उसके अटेम्प्ट्स दे सकते हो, कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं MD-CAT के अंदर होते हैं, बुक्स आप कौन से जो है वो पढ़ सकते हो MD-CAT के लिए, क्या एक एवरेज स्टूडेंट MD-CAT क्लियर कर सकता है, क्या अकेडमी की नीड होती है MD-CAT क्लियर करने के लिए। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो इसी वजह से इस वीडियो का मैंने नाम रखा है ऑल अबाउट MD-CAT। तो MD-CAT सबसे पहले होता क्या है? MD-CAट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ये वो टेस्ट है जिसको देने के बाद आप MBBS और BDS के लिए किसी भी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो टाइम है वो ये होता कब है, तो जैसे ही आपका FSC क्लियर होता है, यानी कि आपके इंटर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद 2-3 महीनों के बाद ये एग्ज़ाम हो जाता है। प्रोविंशियल लेवल पर अब जो है सबको अथॉरिटी गिवन है, हर प्रोविंस अपनी अपनी जो है हिसाब से टेस्ट कंडक्ट करता है। अदरवाइज़ PMC के टाइम पर एक नेशनल MD-CAT हुआ था जिसमें एक ही टेस्ट हुआ था ऑल ओवर पाकिस्तान, जो कि 2020 के अंदर हुआ था। और 2021 के अंदर क्या हुआ था कि हर रोज़ जो है MD-CAT होता जा रहा था और स्टूडेंट्स के जो है वो टेस्ट हो रहे थे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है उनका नंबर फिक्स रखा गया था, यानी कि हर रोज़ MD-CAT हो रहा था और तकरीबन 1 मंथ के लिए MD-CAT का एग्ज़ाम जो है हुआ था। अच्छा, सब्जेक्ट्स इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो जो सब्जेक्ट्स आप FSC के अंदर पढ़ते हो वही सेम जो है सब्जेक्ट्स उसी के अंदर रिक्वायर्ड है। जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और इंग्लिश हो गया। तो ये जो है मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि इसके अंदर रिक्वायर्ड थे। PMC ने इसके अंदर जो है लॉजिकल रीजनिंग भी इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन अब जो है उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग हटा दी है और अभी जो है आपको पता है कि PMDC जो है वो रीस्टोर हो चुकी है। उसके बाद MD-CAT के एग्ज़ाम के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो MD-CAT के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको, अगर आपने कॉलेज अच्छा पढ़ा हुआ है तो आपको तकरीबन 8 घंटे पढ़ना चाहिए। मिनिमम अमाउंट जो है वो 8 से 10 घंटे है जो आपको पढ़ना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको अपने रूटीन को उस हिसाब से जो है मैनेज करना चाहिए। तो MD-CAT के लिए बुक्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, तो अब मैंने इस पर जो है काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे और कुछ जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो उसके बेस पर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि बायो के लिए जनरली जो भी आपका प्रोविंस हो, यानी कि जो भी आपके टेक्स्ट बुक्स आप जनरली फॉलो कर रहे हो उसके साथ आप फेडरल को मिलाकर पढ़ लें, दैट इज़ इनफ। यानी कि अगर सपोज़ करो कि जैसे कि हम जो है सिंटेक्स पढ़ते हैं, तो सिंटेक्स के साथ अगर फेडरल को इंक्लूड करके पढ़ेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द रेफरेंस और जो है अच्छी खासी नॉलेज आपके पास आ जाएगी। दैट इज़ फॉर दी बायोलॉजी पोर्शन। फिज़िक्स के लिए, तो फिज़िक्स के लिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप जो है फिज़िक्स को जनरली पढ़ा करो। हर बुक के अंदर जो है फिज़िक्स अच्छी लिखी हुई है, फिर वो सिंध हो, पंजाब हो, KPK की बुक हो या कोई भी हो, उनके अंदर जो है फिज़िक्स अच्छे से लिखी हुई है। लेकिन पंजाब की जो फिज़िक्स है वो मैंने देखा है कि कंपैरेटिवली इजी लिखी हुई है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है वो PMDC की या PMC के सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी उसका जो कोर्स है वो शॉर्ट है, और इंटर का जो कोर्स है उसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर हैं, तो ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, एटॉमिक फिजिक्स हो गया, तो ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, तो इनमें से क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए और बेहतर है कि आप जो है इनको PTB से कर लें। फिजिक्स को जनरली पढ़ो, उसके लिए कोई आप बाउंड टू बुक ना रहो, उसके लेक्चर्स के थ्रू हेल्प लो और उसके साथ साथ किसी नोट्स यानी कि नोट्स वगैरह से या किसी PDF वगैरह से, तो वहाँ से इसका जो है आप पोर्शन कवर कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए जो अच्छी बुक है, भले आप सिंध से हो या किसी भी बोर्ड के लिए बोर्ड से हो, तो आप कोई से भी बोर्ड से हो तो अपना टेक्स्ट बुक सबसे पहले, उसके बाद जो है पंजाब से केमिस्ट्री कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आपके जो है अच्छे खासे पोर्शन हो जाएंगे। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक ग्रामर है, दूसरा वोकेबलरी है, और थोड़ा बहुत एरर डिटेक्शन वगैरह का आ जाता है उसमें। तो ग्रामर के लिए सबसे पहले रेन एंड मार्टिन है, ठीक है, और वोकेबलरी जनरली जो आप उसके अंदर पढ़ते हो, यहाँ काफ़ी जो है मटेरियल या नोट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं जिसमें डिफरेंट या काफ़ी जो है वोकेब आपको मिल जाती है उसमें, तो वहाँ से जो है आप उस पोर्शन को कवर कर सकते हो। तो ये जो है कुछ बुक्स थी जो मैंने आपको जनरली बताई। और उसके बाद जो है MD-CAT को कितना टाइम देना चाहिए, तो सबसे पहले इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि आपने नॉर्मली कितना जो है पढ़ा है, इसको कितना जो है आप में स्टेमिना है इसको कवर करने का, तो इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, और हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है। सपोज़ करो कि अगर मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ एक चैप्टर को कवर करने के लिए, कोई जो है 3 घंटे में कवर कर सकता है, कोई 1 घंटे में कवर कर सकता है।
तो इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी, तो हर किसी की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी अपने हिसाब से आप अपने आप को चेक करो और उसके हिसाब से टाइम दो। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है ना टाइम को मत देखो, आप कंटेंट को देखो। जितना जो है आपको कवर करना है उसके हिसाब से जो है आप चलो। सपोज करो कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे आज 3 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, तो मैं इस तरह से नहीं कर सकता कि मैं आज 18 घंटों में 3 चैप्टर्स पढ़ूंगा, नहीं, बल्कि मैं 3 चैप्टर्स कवर करूंगा। फिर भले मुझे 18 घंटे लग जाएं, 12 घंटे लग जाएं, 15 घंटे लग जाएं, जितना भी टाइम लगे वो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग लगे, ठीक है। तो दैट इज फॉर दी टाइम पैरामीटर। टाइम आपको अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करना है। और दूसरा सवाल ये था कि कैन एवरेज स्टूडेंट क्रैक एमडीकेट, क्या कोई एवरेज स्टूडेंट हो अगर जिसको नॉर्मली यानी कि जिस तरह से एवरेज बच्चे होते हैं, ना ज़्यादा होशियार हो ना ज़्यादा जो है वो डल हो, तो वो एमडीकेट क्लियर कर सकता है। तो उसका सिंपल आंसर मैं आपको दे दूं। उसके लिए दो चीज़ें हैं कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है एवरेज होते हैं लेकिन उनमें स्टेमिना होता है कि वो हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो और कंसिस्टेंट हो सो यू कैन ईजिली क्रैक एमडीकेट। अगर आप हार्ड वर्किंग हो और कंसिस्टेंट हो यानी कि आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप नॉर्मली अगर 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसी आप स्टेमिना को मेंटेन कर सकते हो या उसको इन्हांस कर सकते हो। सो आप जो है इजीली एमडीकेट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। हाउ कैन यू क्रैक एमडीकेट? एमडीकेट आप किस तरह से क्रैक कर सकते हो? यू मस्ट हैव अ गुड एफएससी। आपके मैट्रिक के अंदर और इंटरमीडिएट के अंदर अच्छे मार्क्स होने चाहिए। जितने आपके अच्छे मार्क्स होंगे, क्योंकि आपके वेटेज पर वो जो है एमडीकेट का टोटल एग्रीगेट डिपेंड करता है। और दूसरा, एमडीकेट के अंदर अगर अच्छा स्कोर आ जाए, अब वो डिपेंड करता है आपके प्रोविंस पर, आपके जो है डिस्ट्रिक्ट्स पर, और जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ पर, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना मेरिट होता है और ये पर ईयर जो है वेरी करता है। कभी कभी मेरिट हाई जाता है, कभी कभी अगर टेस्ट मुश्किल आ जाए तो मेरिट लो भी जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एमडीकेट क्लियर कर सकते हो। वाई शुड यू चूज एमडीकेट? आपको एमडीकेट क्यों चूज करना चाहिए या क्या वजह है? तो सबसे पहले कि अगर आपने किसी से सुना है कि एमडीकेट कर लो या इस तरह से, तो आप एमडीकेट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप जो है खुद से ना चाहो, ठीक है। जैसे कि जब मैं 9th के अंदर था, मैट्रिक के अंदर जब ग्रुप सिलेक्शन होती है मेडिकल और इंजीनियरिंग की, तो तब तक मैं यही सोचता था कि आई विल चूज़ इंजीनियरिंग, ठीक है। लेकिन सबने कहा था कि डॉक्टर बनो, डॉक्टर, इस तरह से। तो मैंने क्या किया कि सब्जेक्ट्स जब देख रहा था मेडिकल और इंजीनियरिंग के, तो सब्जेक्ट्स, क्योंकि मुझे शुरू से जो है ना सब्जेक्ट एक के अंदर मसला था, वो था केमिस्ट्री। शुरू में मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी, तो मैंने केमिस्ट्री देखा, तो केमिस्ट्री तो दोनों के अंदर थी, बायो भी मेरी अच्छी थी, मैथमेटिक्स भी मेरी अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर बायो है, मैथमेटिक्स इसके अंदर है, इसमें कैलकुलेशन होगी तो इसको छोड़ देते हैं। केमिस्ट्री तो वैसे भी दोनों के अंदर है, तो बायो उठा लेते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने बायो सिलेक्ट कर ली और उसके बाद जो है मैंने मेडिकल जो है वो सिलेक्ट कर ली। अब तब तक मेरा जो है ना, जब तक मुझे दूसरे बोल रहे थे कि आपको करनी है, क्लियर करनी है, तब तक जो है जब तक मेरा इंटेंशन नहीं था, जब तक मुझे डिज़ायर नहीं हुआ एमडीकेट क्लियर करने का, तब तक वो जो है मैंने उस तरीके से जो है उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाई। जब मेरा माइंड क्लियर हो गया तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मैंने जो है अपने रूटीन्स वगैरह उस हिसाब से जो है मेंटेन किए और उसके बाद जो है मैंने इस पर जो है वर्क करना स्टार्ट किया। सो यू मस्ट हैव अ बर्निंग डिज़ायर टू क्रैक एमडीकेट। इज एमडीकेट रियली हार्ड? क्या एमडीकेट वाकई में इतना बड़ा मुश्किल है या काफ़ी ईजी है? तो उसका सिंपल आंसर ये है कि ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करोगे और आपने बुक्स अच्छे से पढ़ी, बुक्स अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि आपको एक एक टॉपिक जो है वो 10 मरतबा भी पढ़ा होना चाहिए। मैं अपने जो है काफ़ी दोस्तों को या जो जूनियर्स हैं उनको भी बोलता हूँ कि अगर बुक्स सारे जो है ना सेम पढ़ते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी रेपिटेशन कितनी है, ठीक है। एक एक बुक को अगर आपने 5-6 मरतबा पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है प्रिपरेशन वो अच्छी है और आप एमडीकेट जो है वो निकाल लोगे, ठीक है। और आपका इतना बुक अच्छा पढ़ा होना चाहिए, जैसे कि बुक की 2 साइड्स होती हैं। अगर मैं सवाल पूछूं आप में बुक में से, तो आपको अगर उसका आंसर ना भी है ना, तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव द आइडिया कि ये बुक की इस साइड पर लिखा हुआ है या इस साइड पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो इस लेवल की जो है आपको रेपिटेशन करनी चाहिए, इस लेवल का जो है आपको कॉन्सेप्ट्स या बुक रीडिंग अच्छी से होनी चाहिए, तभी जो है एमडीकेट आप क्लियर कर सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन। इज अकेडमी इंपॉर्टेंट फॉर द एमडीकेट? क्या अकेडमी इंपॉर्टेंट है एमडीकेट के लिए? तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अकेडमी का जो है डायरेक्टली रोल है एमडीकेट के अंदर, लेकिन अगर जो सब्जेक्ट्स आप वैसे भी इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन एमडीकेट का अकेडमी के अंदर जो है वो डायरेक्टली नहीं तो बट इनडायरेक्टली रोल है। अकेडमी प्रोवाइड्स रोल
जैसे कि आप मोटिवेशन वगैरह के तौर पर बोल सकते हो। वहाँ पर आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है जहाँ पर आप जाते हो और नॉर्मली जो है आपको एक मोटिवेशन मिलती है। आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हो कि आपने कितना पढ़ा है, मेरा इतना कोर्स हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिस्कस करते हो, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में होते हो, आपकी जो है प्रॉब्लम्स या जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं। तो इसकी वजह से एक जो है आपको टाइप ऑफ मोटिवेशन मिल जाती है। तो इसकी वजह से इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एकेडमी का रोल है। अगर आपने कॉलेज में अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप ऑनलाइन एकेडमी जो है उससे भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपका अच्छा पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट्स आपके बाकी क्लियर है, तो आप ऑनलाइन से भी कर सकते हो। अगर आपको फिजिकल इतना जो है पसंद नहीं है तो आप एकेडमी ना ज्वाइन करो, भले जो है यू कैन ऑप्ट फॉर ऑनलाइन एकेडमी। एमडीकेट का एग्रीगेट किस तरह से बनता है, तो ये फॉर्मूला डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से या प्रोविंस के हिसाब से वेरी करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर सिंध की मैं बात करूँ तो सिंध में क्या होता है कि आपका 10% मैट्रिक लिया जाता है, 40% आपका एफएससी लिया जाता है, ठीक है, और 50% जो है आपका एमडीकेट का स्कोर जो है वो लिया जाता है। फिर इन सबको मिलाकर जो आपकी टोटल परसेंटेज बनती है उसको टोटल एग्रीगेट का नाम दिया जाता है, सीपीएन भी बोलते हैं इसको। और जो है यही आपकी काउंट होती है ड्यूरिंग दी, जब आप की जो लिस्ट लगती हैं तो रैंकिंग जो आपकी बनती है वो इसी एग्रीगेट के हिसाब से बनती है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कि अगर आप सोच रहे हो कि एमडीकेट क्लियर करने के बाद आपकी जो है लाइफ आसान होगी, सो ये अगर आप सोच रहे हो कि एमडीकेट के बाद जो है वो लाइफ ईजी हो जाएगी और इसी वजह से आप एमडीकेट कर रहे हैं, तो यू हैव चोजन अ रॉन्ग रीज़न। आपने गलत जो है रीज़न लिया है। आपने फैसला तो ठीक लिया है एमडीकेट क्लियर करने का, लेकिन रीज़न गलत लिया है। वो इसी वजह से क्योंकि जो आप एमडीकेट दे रहे हो, जितनी एफर्ट आप एमडीकेट के लिए लगा रहे हो, एमडीकेट के बाद जो जब आप एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर आ जाओगे तो जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो काफ़ी जो है वो मुश्किल होते हैं। उनके लिए आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है रेगुलर बेसिस पर, और आपकी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए तभी वो आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप बोल सकते हो कि हर साल फिर आपका जो है वो एमडीकेट होगा, बल्कि एमडीकेट से जो है ज़्यादा भी एफर्ट लगानी पड़ती है। सिंपल अगर आंसर मैं आपको करूं तो आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन बाद में भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एमडीकेट क्लियर करने के बाद आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी, तो इस तरह से नहीं होता, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एमडीकेट के जो जनरली हमें सवाल आते हैं जहन में, तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। बाकी समडे आई विल शेयर माय ओन एक्सपीरियंस कि मैंने एमडीकेट किस तरह से क्लियर किया। पहले जो है अटेम्प्ट दिया तो मेरे मेरे कितने मार्क्स थे और बाद में मेरे कितने मार्क्स थे, तो द होल स्टोरी इंशाल्लाह किसी एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और फिज़िक्स मैंने आपको कहा कि जनरली पढ़ो नोट्स वगैरह से या इधर उधर से लेक्चर से। तो फिज़िक्स के सारे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लेक्चर्स हैं वो मैंने यहाँ पर अपलोडेड रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है रेगुलर बेसिस पर टाइम निकाल कर मैं वीडियोज़ अपनी एमबीबीएस के साथ साथ इसको भी मैनेज करके वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और मेरा एक जो है वो सेशन मई या जून के अंदर जो है वो आ जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्टेड हैं, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्रीमियम जो है वो आप बाई कर सकते हो। 2023 के लिए भी मैंने एक जो है ऑनलाइन सेशन कंडक्ट किया था फिज़िक्स के लिए, जिसमें जो है मैंने पूरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो है क्रैश कोर्स जो है चलाया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी पर स्टूडेंट 5000 थी। और उसके बाद जो है अब जो है एक न्यू सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी रजिस्ट्रेशन उसकी करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह द क्लासेस विल बी स्टार्टेड from May and I will be 24/7 available for you if you have any kind of query। अगर आपको कोई भी परेशानी होगी, कोई भी मुश्किल होगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वैसे भी हमारे जो है ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं तो उसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।